डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब जैसे कि हम जानते हैं बीएससी नर्सिंग के फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एग्जाम है जो नाइटमेयर होता है। ठीक है, मेरा भी था। और उस एग्जाम का नाम क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम। राइट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। ठीक है, कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा जा सकता है, 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वो कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एमसीक्यू स्टाइल आते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं। चैप्टर वाइज हम सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है सिर्फ क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है, ये आपके एग्जाम की फाइनल स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग ऐसे, शॉर्ट नोट्स, 1 मार्क क्वेश्चन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट्स जो हैं केयरफुली नोट डाउन करते रहना, कुछ भी मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला चैप्टर जो है, ठीक है, दैट इज सेल एंड टिश्यू। ये मेरी वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे नोट्स हैं। तो इस चैप्टर में लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ सेल एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो आपने इसमें सिंपल सा एक सेल का डायग्राम ड्रॉ करके आना है और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको लेबल करके आने हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, सिर्फ तो आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो आप करके आएंगे। और फिजियोलॉजी में अगर पूछा जाए किसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है तो 1 बाय 1 इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ब्रैकेट में मैंने दिया हुआ है कि कौन से इसके स्ट्रक्चर्स हैं। सेल एंड स्ट्रक्चर वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप एक बार जाके वहां से पढ़ लेना। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है classify epithelial tissue with suitable examples and describe their functions and location in the body। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चाहे आपसे एपिथेलियल टिश्यू पूछे, कनेक्टिव टिश्यू पूछे, नर्वस टिश्यू पूछे या फिर आपसे मसल टिश्यू के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले अगर ये लॉन्ग ऐसे टाइप है तो आपने आंसर कैसे स्टार्ट करना है? टिश्यू की डेफिनेशन के साथ। फिर आपने उस आंसर में चारों टाइप्स का जिक्र करना है, सिर्फ उनके नाम लिख के आने हैं। चारों टाइप्स कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मसल टिश्यू, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। फिर अब देखो, आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछा गया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। ठीक है, अब आप एपिथेलियल टिश्यू को साइड हेडिंग बनाएंगे और फिर इसके बारे में सारा जिक्र करेंगे। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन हम जानते हैं ना कि लेयर्स के बिहाफ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, सिंपल जो है आगे फर्दर सब टाइप्स है उसकी, और स्ट्रेटिफाइड की भी आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। ठीक है, उनके शेप्स पे बेस्ड हैं, जैसे कॉलमनार, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस। ठीक है, तो इनके बारे में आप सारा लिख के आएंगे। और वीडियो में मैंने सिंपल से सिंपल जो डायग्राम्स है इनके रिलेटेड वो सिलेक्ट करके डाले हैं, तो हर आंसर को आपने डायग्राम के साथ सपोर्ट करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है classify connective tissues and describe the structure and functions of different types of connective tissue। सेम आपने आंसर स्टार्ट करना है डेफिनेशन से टिश्यू की। ठीक है, फिर उसके चारों टाइप्स के बारे में लिखना है, सिर्फ नाम। और फिर आपने मेन क्वेश्चन पे आना है जो पूछा गया है आपसे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बारे में ज्यादा लिख के आते हैं और टिश्यू के बारे में कम। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स कौन से हैं, जैसे फिक्स्ड और ट्रांजिएंट है, उनमें उनकी फर्दर सब टाइप्स है, उन्हीं को लिखी जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं ध्यान से कि क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पूछा गया, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे सेल्स का जिक्र आप सिर्फ नेम वाइज कर सकते हैं कि ये कैटेगरी है एक फिक्स्ड सेल्स, उसके अंदर कौन से सेल्स आते हैं, बस आप उसका नाम लिखेंगे। और ट्रांजिएंट वाले में कौन से हैं उनका आप नाम लिख के आएंगे। ठीक है, तो अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आया है क्लासिफाई कनेक्टिव टिश्यूज। तो 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है इसकी। नंबर 1 कौन सी है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, वीडियो में हमने सिंपली पॉइंट वाइज डिस्कस किए हुए कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेजेस। ठीक है, बट यहाँ पे क्लासिफाई पूछा गया है तो 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसकी। वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें कौन से आते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है इसकी, इसमें कौन से आते हैं? कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज हमने पढ़े हैं, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो उनके बारे में आप लिखेंगे। थर्ड इज
जो इसके थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आप लिख के आएंगे ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। क्लियर? अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है विच इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो आंसर आएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसका दूसरा नाम क्या है, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, और दूसरी कौन सी है इसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और वीडियो में जाके कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, लूज कौन सा है, बोन्स क्या है, कार्टिलेजेस क्या है, उसके बारे में डीपली जाके पढ़ लेना। Next question is draw a labeled diagram of neuron and explain the structure and functions of nervous tissue. अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन का जिक्र टिश्यू वाली वीडियो में क्यों हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो सेल्स हैं वो मिलके टिश्यू को बनाते हैं, तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू है तो डेफिनेटली इसको नर्व सेल्स ने मिलके बनाया होगा। ठीक है, तो इसमें अभी पूछा गया कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। तो जो नर्व सेल्स हैं वो कौन से जैसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी नर्वस सिस्टम वाली वीडियो में, एक तो है न्यूरॉन और दूसरे कौन से हैं, न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में आप सारा वही कुछ लिखेंगे जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, जैसे डेंड्राइट्स ड्रॉ करेंगे उसके बारे में लिखेंगे, सेल बॉडी, एक्सॉन, माइलिन शीथ, नोट्स ऑफ रैनवियर, एक्सॉन टर्मिनल, सारा कुछ जो भी हमने न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया है उस वीडियो में नर्वस सिस्टम वाली में। ठीक है, और साथ के साथ इसमें और सेल्स कौन से हैं, न्यूरोग्लिया, राइट, यानी ग्लायल सेल्स। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स कौन से ये भी हमने डिस्कस किया उसी वीडियो में, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स। तो आपने इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है न्यूरॉन्स के बारे में भी लिखना और साथ के साथ ग्लायल सेल्स का भी यानी न्यूरोग्लिया का भी आपने यहाँ पे जिक्र करना है, दोनों लिख के आने हैं तो आपको जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस जो उनके जो एस्ट्रोसाइट्स है जैसे स्टार शेप के है ना, जिसके बारे में आप लिखी जाओगे साइड में आप उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करते रहना। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं ये जो न्यूरोग्लिया सेल्स के हैं। ठीक है, आप एक बारी वीडियो में वहां पे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सेल साइकिल और सेल डिवीजन इन डिटेल। अब आप देखेंगे ब्रैकेट में क्वेश्चंस के हिंट डाले हुए हैं, जैसे ऊपर न्यूरॉन है तो नर्व सेल डाला हुआ है, राइट। यहाँ पे सेल डिवीजन है ताकि आपको क्वेश्चन में देखते हुए पता चल जाए किसके आंसर्स में आपने क्या क्या डालना है। यहाँ पे किसकी चीज के बारे में लिखना है आपने, इंटरफेस एंड माइटोसिस। ठीक है, जैसे ये प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है तो सेल साइकिल में दो मेन फेजेस होते हैं, कौन से, इंटरफेस और एम फेस यानी माइटोसिस। इनके बारे में आपने वन बाय वन डिस्कस करना है। पहले सारा इंटरफेस की उसमें कौन से फेजेस हैं, जैसे G1, S, G2 एंड G0 फेज। ठीक है, और उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होता है दैट इज माइटोसिस। ठीक है, उसमें कौन सा है, पी मैट फेज है, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और साथ के साथ आपने साइटोकाइनेसिस के बारे में लिख के इस क्वेश्चन को खत्म करना है। ठीक, डायग्राम्स आप हर फेज का साथ के साथ ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स। अब बात करें इस चैप्टर में से 3 to 5 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है कि दिस इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जब भी आपने इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है तो स्टार्टिंग कैसे करना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में लिख देना। सिमिलरली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस पूछा जा सकता है 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों रफ एंड स्मूथ। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आपको या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन ग्लैंड्स, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो दोनों सेम है। ब्रैकेट में देखो मैंने दिया है कि एक्सोक्राइन वर्सेस एंडोक्राइन, इसमें आप दोनों का जिक्र करोगे। ये हमारे टिश्यूज वाली वीडियो में लास्ट में है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है। सिमिलरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और उनके फंक्शन क्या है। ठीक है, इसमें डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सारे सिर्फ आप ग्लैंड्स के नाम लिख देना। ठीक है, और एंडोक्राइन का क्या फंक्शन है, ठीक है, और एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स के क्या नाम है, उनका क्या फंक्शन है, आप उसके बारे में बता सकते हैं, और उनकी सिक्रीशन कैसे कैसे होती है आप ये सारा बताएंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में आपने पहले वही सेम डेफिनेशन देनी है, 4 टिश्यूज बताने हैं, फिर साइड हेडिंग मसल टिश्यू डाल के, ठीक है, मसल टिश्यू को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कौन से हैं मसल टिश्यू, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ठीक है, इन तीनों को आप टैबुलर फॉर्म में लिखोगे यानी टेबल बना के लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और डायग्राम्स जो है आप साथ के साथ इसके ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ये टिश्यू वाली वीडियो में है कि कार्टिलेजेस कौन से जैसे हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रोकार्टिलेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन मेम्ब्रेन्स एंड इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस। मेम्ब्रेन्स क्या है, ठीक है, और उसकी बेसिक क्या है। टू टाइप्स हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। एपिथेलियल में कौन से हैं, म्यूकस, सीरस एंड क्यूटेनियस, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। इन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस एनाटॉमिकल प्लेन्स। बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है शॉर्ट्स में, आप देखना, उसमें सारा डिस्कस किया हुआ है कि क्या होते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, कौन से होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है वो। क्लियर। एक क्वेश्चन और है इसमें टिश्यू रीजेनरेशन के बारे में, वो भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, तो आप एक बार ही पढ़ लेना। क्लियर। नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, ठीक है, इनको 1 बाय 1 पढ़ लेना, एक एक डिस्कस करना, तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट जो है वो लेते रहना इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ठीक। we are going to discuss about important questions related to blood chapter। ठीक। तो YouTube पे इस नाम से है वीडियो, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के नाम से, आप एक बार स्टडी कर लेना सारा। इस चैप्टर में लॉन्गेस्ट टाइप्स क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड, तो आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे कि डिफाइन ब्लड, तो 7-8 मार्क्स में तो ब्लड की डेफिनेशन ही निकाली लिखनी है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है डिफाइन ब्लड। आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे उसमें ब्लड से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ पूछा गया है, बट स्पेसिफिकली ब्लड की डेफिनेशन नहीं पूछी गई है। आपने हर आंसर जो है ब्लड की डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करना है। पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड आंसर लिखना है आपने, बट पहले स्टार्टिंग ही ब्लड की डेफिनेशन के साथ करनी है। ठीक। तो इसमें जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट इन डिटेल्स अबाउट ब्लड, तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, दूसरा इसके फीचर्स, फीचर्स क्या क्या हैं ब्लड के, जैसे कलर क्या है इसका, पीएच, वॉल्यूम, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इनके बारे में आप लिख सकते हैं, हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, जो भी फंक्शंस है ब्लड के, तो आप एक पूरा ओवरऑल इसको बना के आंसर में डाल देंगे। ठीक है। और इसी क्वेश्चन में, क्योंकि 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सेकंड क्वेश्चन भी बीच में मर्ज कर सकते हैं, जो कि पूछा गया है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, आप इसको भी बीच में मर्ज कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड है तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, विद द डेफिनेशन ऑफ ब्लड। इस क्वेश्चन में आप डायग्राम प्लस टेबल दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, ब्लड का जो कंपोजिशन है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है, 55% ऑफ ब्लड बनाता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कितना फॉर्म करते हैं, 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो है फॉर्म करते हैं। तो जब भी आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे तो इसके काउंट को, कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, फॉर एग्जांपल आरबीसीज की नॉर्मल वैल्यू ब्लड में कितनी होती है, टैबुलर फॉर्म में आप इसको डिस्कस करेंगे आंसर में। ठीक है, एक साइड इसके नाम लिखे, दूसरी तरफ इसकी नॉर्मल वैल्यू, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू जो है वो नॉर्मली आपसे एमसीक्यूज टाइप में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको याद करनी है इन तीनों चीजों की नॉर्मल वैल्यूज कौन सी, प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की। क्लियर। सेकेंड पोर्शन जो है इसका, दैट इज ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा 55% बनाता है, तो प्लाज्मा में कौन से कंटेंट्स है, जैसे वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स आगे सब डिवाइडेड है, जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन। ठीक है, और इनके अलावा न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, गैसेस, हमने सभी के बारे में पढ़ा हुआ है अपनी वीडियो में। और टू द पॉइंट आंसर जो है, ठीक है, उसमें प्रोवाइडेड है, तो आपने वही इसमें लिखना है। ठीक। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एड अ नोट ऑन द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर आरबीसी प्रोडक्शन एंड रोल ऑफ विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड। ठीक है, ब्रैकेट में देखो इसके हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रो वर्ड मीन्स रेड ब्लड सेल, और पोइसिस वर्ड किसी के भी पीछे लग जाए तो उसका मतलब होता है प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज का जिक्र करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रोसेस प्लस फैक्टर्स दोनों है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अपनी वीडियो में मैंने एरिथ्रोपोइसिस को पॉइंट्स में समझाया हुआ है। ठीक है, बट आप एडिशनल मार्क्स के लिए फ्लो चार्ट भी साइड में ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं बोलूंगी ना प्लीज लिख लेना। ठीक है, जैसे आप आंसर लिख के आएंगे सेम, एक तो वही पॉइंट्स में लिखना है, बट साइड में एक फ्लो चार्ट, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना प्लीज। ठीक है, उसमें साइड हेडिंग्स लिख लेना क्या क्या है। सबसे पहले है हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, इसके बारे में वीडियो में आपको बताया है कि ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है बोन मैरो में।
इससे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या ओरिजिनेट होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं, ये आरबीसीज के प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है, इनमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लियर। आगे फर्दर ये क्या करते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट को फॉर्म करते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट का क्या काम होता है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को स्टार्ट करवाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस अभी भी स्टेज में प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा है ना कि जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, बट एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज तक जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एरिथ्रोब्लास्ट के बाद कौन सी स्टेज आती है, नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है एक्यूमुलेट करता है, ठीक है, और साथ के साथ जो न्यूक्लियस है उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस जो है एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर फॉर्म होते हैं आगे नॉर्मोब्लास्ट से आगे रेटिक्यूलोसाइट, ठीक है। रेटिक्यूलोसाइट क्या है, इमेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसी से, इसमें से क्या है, न्यूक्लियस एक्सक्लूड हो जाता है, बट स्टिल इसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं इस स्टेज तक। फाइनली जो मेच्योर आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, नो न्यूक्लियस, नो सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन, और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। के बारे में जाके आप एक बारी उस वीडियो में देख लेना, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में देखो फैक्टर्स भी पूछे गए हैं जो कि नेसेसरी आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, कौन से फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट इज एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, सोर्स कौन है इसका, किडनी है 90% और लिवर 10%, ठीक है। और कौन से दूसरे फैक्टर्स है, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, आयरन, अमीनो एसिड्स, विटामिन सी, कॉपर, विटामिन बी 6, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर्स है जो इसकी प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। अब रोल ऑफ विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड क्या है, अब देखो विटामिन बी 12 को हम क्या बोलते हैं, कोबैलामिन भी बोलते हैं। इसका रोल क्या है एरिथ्रोपोइसिस में, ये डीएनए सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, और साथ के साथ जो न्यूक्लियर मैच्योरेशन है ऑफ आरबीसीज उसके लिए ये एसेंशियल होता है, जो है विटामिन बी 12। दूसरा है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को हम विटामिन बी 9 भी बोलते हैं। इसका क्या रोल है एरिथ्रोपोइसिस में, कि ये रिक्वायर्ड होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए जैसे विटामिन बी 12 है, और साथ के साथ ये आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्लियर। सो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है ये जरूरी होता है, ठीक है। और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉमन किस में देखी गई है, प्रेगनेंसी में, अल्कोहलिज्म में, पुअर डाइट में, क्लियर है। ठीक ठीक, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो मेन रेगुलेटर है एरिथ्रोपोइसिस का यानी आरबीसीज की फॉर्मेशन का वो कौन है, आंसर क्या है, एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन का जो स्टिमुलेटर है वो कौन है, हाइपोक्सिया। जैसे ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ठीक है, किडनी सेंस कर लेती है लो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, और फटाफट से किसको रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइटिन को, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करवाता है और आरबीसी की प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। ठीक है, और इससे क्या होगा, ज्यादा आरबीसीज बनेंगे, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, और हाइपोक्सिया की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आरबीसीज के लाइफ स्पैन के बारे में आपने लिखना है, उसकी शेप के बारे में लिखना है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है ये हम जान चुके हैं, ठीक है। इस सारे के बारे में आपने इस आंसर में लिखना है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जिसको बोलते हैं कोएगुलेशन। ड्रॉ अ नीट फ्लो चार्ट ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कोएगुलेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ब्लड लॉस को रोकने के लिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मेनली लिवर में सिंथेसाइज होते हैं ये क्लॉटिंग फैक्टर्स, और विटामिन के रिक्वायर्ड होता है इनकी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, और जब आप ये 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स लिखेंगे तो उसी फैक्टर यानी फैक्टर 1 जैसे फिब्रिनोजन है, तो आप इसकी जगह पे प्रोथ्रोम्बिन नहीं लिख सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर नंबर 2 है। जैसे स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट होते हैं ना, आप अपना रोल नंबर किसी और की शीट पे नहीं लिख सकते, ठीक है, आप किसी और का रोल नंबर अपनी शीट पे नहीं लिख सकते, है ना। इस तरीके से अपनी मर्जी से नहीं ना चेंज कर सकते अपने रोल नंबर्स। तो उसी तरीके से जो जो फैक्टर्स है 1 2 3 उनके क्या क्या है आगे, ठीक है, कॉमन नेम आपने वही लिख के आने हैं। जैसे फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड सो ऑन, आपने वैसे ही लिख के आने हैं, ठीक है। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में से फैक्टर नंबर 6 नहीं होता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अर्ली रिसर्चर्स डिस्कवर किया था, बट एक्चुअली में वो क्या था, एक्टिवेटेड फॉर्म था फैक्टर नंबर 5 का, तो उसको हम 5A भी बोलते हैं, फैक्टर नंबर 5A, उसको 6 नहीं बोलते हैं, इसलिए फैक्टर नंबर 6 जो है वो एक्सक्लूडेड है, ठीक।
आगे देखो, हमने अपनी वीडियो में पढ़ा है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है वो कब ट्रिगर होता है, बाय एक्सपोज्ड कोलेजन, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे जब भी टिश्यू डैमेज होगा। जस्ट ड्रॉ अ नीट फ्लो चार्ट ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके रिगार्डिंग इसकी वीडियोस जो है मैंने शॉर्ट में अपलोड कर दी है, फ्लो चार्ट आप कैसे बनाएंगे तो एक बार देख लेना। Now next, fifth question. Describe the ABO and RH blood grouping systems. Very, very important. Right? Explain their clinical significance in blood transfusion. देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है always mention the universal donor and universal recipient. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में टेबल में आंसर लिखना है। ठीक है, और ये सबसे इजीएस्ट वे है एबीओ सिस्टम को समझाने का, आरएच सिस्टम को समझाने का। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में लिखेंगे कि जो भी हमने वीडियो में पढ़ा है हमारे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या क्या है। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के एंटीजेंस है, ए एंड बी। आरबीसीज पर अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया है वो टू द पॉइंट आंसर्स ही हैं। ठीक, सो आप एक बारी वहां पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये जो सिस्टम है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, डिस्कवर किया था। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स के एंटीजेंस हैं, ए एंड बी, जो आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, और एंटीबॉडीज का भी जिक्र किया हुआ है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, और ये काम किसके लिए करते हैं, अगेंस्ट द एंटीजेंस। ठीक, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है अपनी वीडियो में। ठीक, जो वीडियो है बच्चे वो हमारे एग्जैक्ट नोट्स हैं। आगे है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में भी पूछा है, तो हमने वीडियो में पढ़ा है सारा उसके बारे में कि ये एंटीजन पे बेस्ड है कि अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम स्टेटस क्या बताएंगे, आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर डी एंटीजन जो है वो नेगेटिव है, एब्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है पॉजिटिव वालों की नियर बाय 85% है और नेगेटिव वालों की 15% है। ठीक है, आरएच नेगेटिव पर्सन में नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू द आरएच पॉजिटिव ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैचिंग मैंडेटरी है, ये वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप एक बार ही देख लेना। ठीक है, अगर ये मिसमैच हो जाता है, अगर ए वाले का ब्लड बी वाले को चढ़ा दें और बी का ए को चढ़ा दे तो क्या होगा, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी अराइज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेसिपिएंट के जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, अटैक करेंगे किसके, डोनर के आरबीसीज को, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस यानी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और किडनी फेलियर हो जाएगा जो कि फेटल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, वो कब अराइज होती है, ठीक है, जब आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है चढ़ाते हैं हम, उस टाइम पे क्या होता है, एंटी डी एंटीबॉडीज जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं उसके अंदर, फ्यूचर में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि फेटल हो सकता है उसके लिए। क्लियर, ठीक है, याद रखना यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो हम किसी भी पर्सन को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्लियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी ल्यूकोसाइट्स का जिक्र करेंगे हम यहाँ पे। आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई ल्यूकोसाइट्स, या फिर इस तरीके से आ सकता है क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसमें देखो क्या लिखना है आपने। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्लासिफिकेशन पूछी गई है और फंक्शन भी पूछा गया है। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो याद रखना जो डब्ल्यूबीसीज है यानी ल्यूकोसाइट्स हैं वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो एमसीक्यू में जब आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन न्यूक्लिएटेड, तो आपको ध्यान से आंसर जो है वो टिक करना है, चूज करना है। क्लियर, डब्ल्यूबीसीज क्या है, न्यूक्लिएटेड है, कोई कलर नहीं होता, ये व्हाइट होते हैं और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। क्लियर, क्लासिफिकेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है कि ग्रैन्युलोसाइट होती है और एग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो है प्रेजेंट है, आप ध्यान से पढ़ लेना एक बारी जाके। ठीक है, इसके आगे फर्दर सब टाइप्स कौन सी है ग्रैन्युलोसाइट्स की, बेन करके याद रखना, BEN, यानी बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक, और आगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं, जिनमें विजिबल ग्रैन्यूल्स नहीं होते, जैसे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आगे किस में डिवाइडेड है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक, और मोनोसाइट्स। ठीक है, इसमें LM करके याद रख लेना। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स यानी सिंपल LM,
लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक, मोनोसाइट्स क्या है? ये मैक्रोफेजेस के तौर पे टिश्यू में काम करते हैं, ये आपको है। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स के डिटेल्ड फंक्शंस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, और ये ए ग्रैन्युलोसाइट्स के भी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के भी सारे फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, एक बार जाके देख लेना। ठीक, तो कौन से क्वेश्चंस एज अ शॉर्ट नोट आ सकते हैं 3 to 5 मार्क्स में? कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, ईच चेन हैज 1 हीम ग्रुप, है ना, यानी आयरन। ठीक है, और 4 हीम ग्रुप्स होते हैं प्लस 4 आयरन एटम्स होते हैं इज इक्वल टू एचपी मॉलिक्यूल। ये सारा आपने इसमें लिखना है। ठीक, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारी वीडियो में। ठीक है, अब फंक्शंस भी बताए हुए हैं इसके कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को आयरन के साथ बाइंड करके जब लेके जाता है तो हम इसको क्या बुलाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये बाइंड करता है ग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो ये सारा कुछ आप वीडियो में एक बार ही पढ़ लेना जो इसमें एड ऑन करना है। ठीक है, और नॉर्मल वैल्यूज आपने जरूर लिख के आनी है, इसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि नॉर्मल वैल्यूज आपने लिख के आनी है, एडल्ट की, फीमेल की और इन्फेंट्स की, इसके बिना मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फेट ऑफ आरबीसीस, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द फेट ऑफ आरबीसीस या फिर एक्सप्लेन अबाउट एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन, तो दोनों चीजें सेम है और इसमें आपने क्या क्या लिखना है? सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं लिखना, इसकी लाइफ स्पैन के बारे में लिखना है। ठीक है, टाइम सिर्फ 3 आवर्स मिलते हैं एज यूजुअल, बट जो कंटेंट इसमें लिखना होता है बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, सो जो यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आरबीसीज के बारे में, उसके लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज का है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन साइट कौन सी है? स्प्लीन है मेन तो। ठीक है, लिवर, बोन मैरो सारा आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस आप सारा पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ाया है आपको कि ओल्ड डैमेज जो आरबीसीज हैं स्प्लीन में ट्रैप हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है, हीम में क्या क्या होता है, आयरन प्लस बिलीरुबिन, सारा आपको पढ़ाया है। आप इस वीडियो में भी देख लेना ब्लड वाली में। और इसको जो डिस्ट्रक्शन का पार्ट है सिर्फ, वो हमने डीपली पढ़ा हुआ है बाइल वाली वीडियो में एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली वीडियो में। आप एक बार जाके जरूर पढ़ना, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है आप इस आंसर में लिख के आएंगे अगर आपको एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन पूछा जाएगा। क्लियर? आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, आपको बताया है ऑलरेडी। ठीक है, आप मेरे शॉर्ट वाली वीडियो में देख लेना जाके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज के बारे में। के है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनकी ओरिजिन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारी वीडियो में कि मेगा कैरियोसाइट्स करके बोन मैरो में ये वहां से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इनके साइज के बारे में भी हमने पढ़ा है, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन इनका 7 to 10 डेज है, नॉर्मल काउंट इसका कितना है सारा हमने पढ़ा हुआ है। हीमोस्टेसिस का भी हमने सारा पढ़ा हुआ है कि पहले क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉट रिट्रैक्शन, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हीमोस्टेसिस के भी स्टेप्स आपने सारे लिख के आने हैं यहाँ पे, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और कॉजेस क्या है इसके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के, लो प्लेटलेट्स के, कि बोन मैरो फेलियर हो जाता है, बोन मैरो जो है वो प्रॉपरली प्लेटलेट्स को नहीं बना पाता है। ठीक है, इन्फेक्शंस की वजह से या ड्रग्स की वजह से क्या है, ठीक है, प्लेटलेट्स जो हैं वो लो हो जाते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीकोआगुलेंट्स, एक्सप्लेन हेपरिन एंड वार्फरिन। विटामिन के एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं इनको, हेपरिन और वार्फरिन को। ठीक है, एंटीकोआगुलेंट्स जनरली क्या होते हैं, जो कोएगुलेशन के उल्टा काम करते हैं, यानी कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं या स्लो कर देते हैं। ठीक है, इनको ब्लड थिनर भी कहते हैं, बट ये ब्लड को थिन नहीं करते हैं, बस क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं। राइट, ये जो दो टाइप्स के हेपरिन एंड वार्फरिन, ये जो एंटीकोआगुलेंट्स है, इनके बारे में देखते हैं। जो हेपरिन है ये एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। ठीक है, और ये मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में से नेचुरली पाया जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इनके बारे में। राइट, और ये क्या है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है। ठीक है, आईवी या सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, हेपरिन का क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है। एंटी थ्रोम्बिन 3 यानी इसको डिनोट करते हैं हम AT3 करके। ठीक है, ये एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। ठीक है,
हेपरिन के बिना ये जो 83 है ये स्लो है, और हेपरिन के साथ इसकी स्पीड जो है 1000 टाइम्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी 83 का क्या काम है, ये इनएक्टिवेट कर देता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, ये फिर एंटीकोगुलेंट बन जाता है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज वाफरिन। वाफरिन क्या है? एक ओरल एंटीकोगुलेंट है, इसको विटामिन के एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि विटामिन के एंटागोनिस्ट कौन है, तो नाम है उसका वाफरिन। ठीक है, ठीक है। इस वाफरिन का क्या काम है? विटामिन के मेटाबॉलिज्म को ये ब्लॉक करता है। ठीक, सिंपली हम कह सकते हैं कि जो वाफरिन है, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के पे डिपेंडेंट है, यानी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, इनको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस। देखो ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है कि तीनों स्टेप्स जो हैं, वेजोस्पाज्म, प्लेटलेट एंड कोआगुलेशन, आपने सारा एक्सप्लेन करना है। और इस आंसर की एंडिंग आपने कैसे करनी है? क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ। ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स का जिक्र करेंगे आप इसमें। नेक्स्ट इज क्लासिफाइड डब्ल्यूबीसीज, यानी ग्रैनुलोसाइट्स वर्सेस ए ग्रैनुलोसाइट्स, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। ठीक है, विद अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज की क्लासिफिकेशन के बारे आप लिख के आएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम पीछे लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, और साथ के साथ न्यूट्रोफिल्स के क्या फंक्शन है और लिम्फोसाइट्स के क्या फंक्शन है उनके बारे में भी बताएं। नेक्स्ट, ये 1 मार्क से क्वेश्चन है, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। इसमें सारा ए टू जेड डिस्कस किया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखते हैं कौन से आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम। अगर डायग्राम यहाँ पे नहीं भी मेंशन्ड होता तो भी आपने डायग्राम ड्रॉ करके आना था। क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल पूछा गया है, या फिर क्वेश्चन आप इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो भी आपने क्या लिखना है? ठीक है, अगर इस तरीके से एलैबोरेट होके आ गया तो भी आपने क्या लिखना है? क्लियर? एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपको पता है उसका साइज, लोकेशन, एपेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, ग्रेट वेसल्स कौन सी हैं, जैसे वीना केवा दोनों, सुपीरियर इंफीरियर, एयोटा, पल्मनरी आर्टरी, वेन्स। ठीक है, सारा आप इसके बारे में जिक्र करेंगे। प्लस जो इसमें मेन है एक्सटर्नल वाले में, वो क्या है? इसकी लेयर्स। ठीक है, लेयर्स कौन सी हम जानते हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, सो आपने ये सारी चीजें एक्सटर्नल वाले में लिख के आनी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में। ठीक है, इंटरनल हम जानते हैं सारा ए टू जेड, सारा जो भी हमने इंटीरियर ऑफ हार्ट में पढ़ा है हमारी कार्डियोवास्कुलर वाली वीडियो में, वो सारे का सारा आप लिखेंगे कि कितने एट्रिया है, वेंट्रिकल्स कहाँ हैं, और क्या क्या है इसमें, पल्मनरी आर्टरी कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, एयोटा है, और क्या है, वॉल्स कौन से हैं, इसमें सारा आप जिक्र करेंगे जो भी हमने इंटीरियर ऑफ हार्ट में पढ़ा है। और एक मेन पॉइंट जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स में से किसकी वॉल ज्यादा थिकर है, तो आंसर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। हमने पढ़ा हुआ है अपना फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट वाली वीडियो में कि लेफ्ट से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप होता है। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है कि नहीं, इसलिए उसकी जो वॉल है वो ज्यादा थिकर है एज कंपेरेटिव टू राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ठीक है, इंटरनल में आप वॉल्स का भी जिक्र करोगे, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, कौन सी साइड पे है। ठीक है, पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल जो कि राइट वेंट्रिकल में है, पल्मनरी आर्टरी की ओपनिंग एंड क्लोजर को गाइड करता है। ठीक है, एओटिक सेमिल्यूनर वॉल जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में है, एओटा को गाइड करता है, उसमें ब्लड फ्लो को। क्लियर? अयोटा में ब्लड फ्लो को गाइड करता है। ठीक है, ओपन एंड क्लोज होके। ठीक है, सारा हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट में, उन वॉल्स का जिक्र आपने यहाँ पे भी करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, अब ध्यान से आपने पढ़ना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है। एक है एक्सप्लेन द ब्लड सप्लाई थ्रू द हार्ट, दैट इज डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो आंसर क्या है? देखो, कोरोनरी सर्कुलेशन। अगर सिंपल आ गया कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में तो आपने सिंपली लिख देना है। ठीक है, अगर आता है ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ये टू और थ्रू का फर्क
मार्क्स कटवा भी सकता है और मार्क्स दिलवा भी सकता है, आप याद करके जाना। इसमें सारा हमने कोरोनरी सर्कुलेशन वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप एक बारी जाके देख लेना, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिख देना, ठीक। आगे है एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल विद डायग्राम शोइंग द चेंजेस इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम, डिफाइन द साउंड्स लव्ड अप एंड द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक। कार्डियक साइकिल के बारे में आपको सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, बट आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, प्लस उनके प्रेशर वॉल्यूम सारा कुछ आपने बताना है, ठीक है, कितने सेकंड्स का ये प्रोसेस है, ठीक है, और हार्ट की जो साउंड्स है लब्ड अप और उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमने सारा अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाके पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। बच्चे यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर पूछा जाता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट तो वो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट लिख के आएंगे, जो हार्ट की सुपीरियर वीना केवा इंफीरियर वीना केवा से ब्लड गया राइट एट्रियम में, ठीक है, वो सारा प्रोसेस लिख के आते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। कभी भी याद रखना, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम, व्हाट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट, आंसर सेम है। कंडक्टिंग मतलब कि आपने यहाँ पे जिक्र करना है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर, सारा कुछ समझ आ गई। कंडक्टिंग मतलब आप हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कंडक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एसए नोड और एवी नोड, ये बंडल ऑफ हिस परकिंजे फाइबर्स, इनका जिक्र होगा, ना कि कार्डियक साइकिल के बारे में लिख के आना है आपने, या फिर ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट लिख के आना है आपने, ठीक है। और इसमें आपने क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ कार्डियक इंपल्सेस जनरेटेड एंड कंडक्टेड, सारा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करेंगे जो भी मैंने वीडियो में बताया है। डिफाइन ब्लड प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, अब सारा ये वीडियो में दिया गया है, ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू, सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, क्यों चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, क्या होते हैं सारी चीजें, ठीक है। फैक्टर्स जो है जो बीपी को रेगुलेट करते हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, आप एक बार वीडियो में जाके देख लेना। सिमिलरली पल्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि पल्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, पल्स से क्या क्या इंडिकेट होता है, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं या रेगुलेट करते हैं, ठीक है, पल्स को, ठीक है, सारा हमने पढ़ा हुआ है अपनी वीडियो में, एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज, ठीक है, ये चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है क्वेश्चंस, कार्डियोवैस्कुलर की स्टार्टिंग में है बिल्कुल ये क्वेश्चंस, ब्लड वेसल्स के नाम पे कि आर्टरीज क्या है, आर्टरीज आगे किन में ब्रेक डाउन होती है, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स में, और ये सारे मिलके क्या फॉर्म करते हैं, कैपिलरीज, ठीक है, तो सारा आप इसमें पढ़ लेना, प्लस आप इसमें पढ़ना साइनोसॉइड्स के बारे में, एक बारी जाके ना ब्लड वेसल्स वाली पोर्शन जो है कार्डियोवैस्कुलर वाली वीडियो में जरूर देखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टरीज क्या है, ठीक है, आर्टरीज फर्दर किस में डिफरेंशिएट होती हैं, वेन्स क्या है फर्दर किस में डिफरेंशिएट होती हैं, कैपिलरीज क्या है, साइनोसॉइड्स क्या है, एंड आर्टरीज क्या है, सारा आप उसमें जाके एक बारी देखना प्लीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन विद अ फ्लो चार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, एक्सप्लेन पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, आपने इसको पढ़ना है, रेस्पिरेटरी वाली वीडियो में है हमारी, ठीक है, ये सारा, ठीक है, बेसिक्स तो इसके वही है, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन में सारा सेम रहेगा, जो पॉइंट है कि लंग्स में जाके क्या हुआ वो आप बताएंगे यहाँ पे मेन, ठीक है, कि लंग्स में जाके कैसे, कहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुआ, क्या क्या चेंजेस आते हैं लंग्स में जाके, उनके बारे में डिस्कशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर ब्लड प्यूरिफाई होके कैसे पल्मोनरी वेन्स में आए, सारा वही रहेगा, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, ठीक है, बट सिर्फ लंग्स में क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, ठीक है, क्या एक्सचेंज हुआ, आपने वो स्पेसिफाई करना है, इसके साथ हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और डायग्राम भी आपने वैसे ही ड्रॉ करना है, क्लियर। हार्ट का सर्कुलेशन, लंग्स में आपने एल्वेओलाई शो कर देने हैं, ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके, बस डायग्राम कंप्लीट और आंसर कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन डिटेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सारा वही आएगा, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, यानी ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है, कैसे इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा से ब्लड जो है राइट एट्रियम में जाता है, सो ऑन, सर आप वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप डायग्राम के साथ अटेम्प्ट करेंगे, प्लस इसको या तो आप पॉइंट्स में लिखना,
ठीक है, या फिर फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में जो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बच्चे केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है? वो सीधे-सीधे एरोज़ डाल के आंसर खत्म कर देते हैं, जैसे राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है? आपने एरो डाला, समझ में आया कि जो ब्लड फ्लो हुआ है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल हुआ है, ठीक है? फिर राइट वेंट्रिकल से डालेंगे एरो नीचे डाल के कि पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी में कैसे गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे गया ब्लड? तो आपने उस एरो पे लिखना है ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऐसे-ऐसे पॉइंट्स आपने ज़रूर मेंशन करने, या तो फिर आप सीधा-सीधा पॉइंट्स में लिख के आइए, ठीक है? अगर फ्लो चार्ट यूज़ करना है तो ईच एंड एवरीथिंग आपने लिखनी है, ठीक है? स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो भी हम डिस्कस करके हटे हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको पीछे ही बता दिया, राइट? क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एओर्टा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब थोरैसिक एओर्टा या फिर एब्डोमिनल एओर्टा, तो मार्क्स कट जाते हैं सारे, ठीक है? तो एओर्टा में अगर ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको स्पेसिफिकली आ जाए कि थोरैसिक एओर्टा के बारे में बताइए, तो आप उसके बारे में लिखना है, एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में बताइए तो आप उसके बारे में लिखना। अगर क्वेश्चन ऐसे जनरलाइज्ड फॉर्म में आ जाता है कि डिस्क्राइब एओर्टा, तो आपने इसमें क्या-क्या ऐड करना है, उसके पार्ट्स और उसके टाइप्स। पार्ट्स कौन से हैं? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक? और टाइप्स में क्या-क्या है? थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, ये आप सारा लिख के आएँगे। ठीक है? ये हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ, आप एक बारी जाके देख लेना। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स कौन से आ सकते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियम। इसमें आप फाइब्रस और जो भी इसकी सीरस लेयर्स हैं पेरिकार्डियम की, जो हमने वीडियो में डिस्कस की हुई है, आप वो लिख के आएंगे। एक्सप्लेन द कोरोनरी सर्कुलेशन, ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, यानी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इटसेल्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट में क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे आप। ठीक है, फिर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, ठीक है, फैक्टर्स कौन से इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो सारा जो भी वीडियो में बताया गया है, आपने सारा इसको लिख के आना है, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ईसीजी, या फिर आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो आप इसमें क्या-क्या लिख के आएंगे? एक तो नॉर्मल ईसीजी वेव बताएंगे आप, पीक्यूआरएसटी क्या है, ईच वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कार्डियोवास्कुलर वाले चैप्टर में, आप देख लेना। डिफाइन पल्स, नेम द डिफरेंट साइट्स ऑफ पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी जो साइट्स है, जैसे रेडियल, कैरोटिड, फिमोरल, ये सारी आपने पल्स जो है उसकी साइट्स जो है याद करके जानिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है? या तो ये एनाटमी में आएगा, नहीं तो एनएफ में आएगा, नर्सिंग फाउंडेशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट अ नोट ऑन पोर्टल सर्कुलेशन। राइट, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बारे में हमने अपनी कार्डियोवास्कुलर वाली वीडियो में भी पढ़ा है, और साथ के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में भी पढ़ा है। किसमें? बाइल में देख लेना आई थिंक आप, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली में जिक्र किया हुआ है इसका। बहुत डिटेल्स में पढ़ा हुआ है हमने इसको, हिपैटिक सर्कुलेशन नाम से। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन में, आई थिंक बाइल में है ये। ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, इन दोनों में से एक में आप देख लेना प्लीज। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन को हमने कार्डियोवास्कुलर वाली में भी पढ़ा हुआ है, बट इसकी ज्यादा डिटेल जो है उसमें देखना आप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यूज में जो भी पूछा जा सकता है, ये स्क्रीन पे आपके। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज और पढ़ लेना। देखो ये यहाँ पे है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को। डायस्टोल रिलैक्सेशन को। इस तरीके से आपको जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। आउटर मोस्ट लेयर देखो ऑफ हार्ट क्या है, एपिकार्डियम भी है या पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, साइंटिफिक नेम देखो क्या है नीचे सबसे, हार्ट अटैक का मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक, नेक्स्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ये रही हमारी लिम्फेटिक सिस्टम वाली वीडियो, एनाटमी की प्लेलिस्ट में देख लेना। इस चैप्टर में से लॉन्गेस्ट से टाइप क्वेश्चंस कौन से आ सकते? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने नीट लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है।
लिम्फ के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है और साथ के साथ इसका रोल क्या है डिफेंस मैकेनिज्म में, सारा एक्सप्लेन करना है। सारा आपको बता दिया गया है लिम्फेटिक सिस्टम वाली वीडियो में, एक बारी जाके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लिम्फ। लिम्फ के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है अपनी वीडियो के, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में देख लेना। आगे कंपोजिशन भी बताई हुई है और सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ। मेरे को कई मेल्स आई हुई हैं बच्चों की कि आपने सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ के बारे में नहीं बताया है। बच्चों, मैंने बताया है लार्जर लिम्फ वेसल्स वाला टॉपिक खोलना, ठीक है, उसमें बस मैंने ना हेडिंग नहीं अलग से डाली है, ठीक है। उसमें जो सेकंड स्लाइड आएगी जब लार्जर लिम्फ वेसल्स में, तो आप उसमें देखना देयर इज नो पंप लाइक हार्ट करके जहां से स्लाइड स्टार्ट होती है, वो लिम्फ की सर्कुलेशन ही है, ठीक है। आप वो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उस स्लाइड पे सारा लिम्फ सर्कुलेशन का ही जिक्र है, ठीक है। आप लिम्फ सर्कुलेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। लार्जर lymph vessels में ये जो लास्ट पॉइंट है फर्स्ट स्लाइड में, लाइक वेन्स lymph vessels have numerous cup shaped walls, ठीक है। आप इसको भी ऐड ऑन करके आंसर बना सकते हैं। अदरवाइज सेकंड स्लाइड जो है इसकी लार्जर lymph vessels की, वो सारी सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ पे ही है। बस उसकी हेडिंग नहीं मैंने डाली थी क्योंकि वो लार्जर lymph vessels का पार्ट था, ठीक है। तो आप उसको सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ करके भी लिख सकते हैं और डायग्राम भी वही ड्रॉ कर सकते हैं जो उसमें ड्रॉ किया हुआ है। और साथ के साथ इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी आपने लिखना है। देखो शॉर्ट नोट्स में यानी 3 to 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है लिम्फ की कंपोजिशन के बारे में और फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है लिम्फ की डेफिनेशन के साथ, ठीक है। सेकेंड इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें आप स्पेशली शो करेंगे हाइलम, जहां से ब्लड वेसल्स लीव और एंटर करती हैं, रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लीन भी आपको इसी वीडियो में पढ़ाया गया, आप देख लेना। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन थाइमस ग्लैंड, इसकी लोकेशन, स्ट्रक्चर, रोल इन इम्यूनिटी, सब के बारे में आप बताएंगे। वीडियो में बताया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है सारा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टॉन्सिल। ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है हमारी इस वीडियो में, ठीक है। इसमें सारा देखो आपको बताया गया है कि टॉन्सिल्स क्या है, कहाँ लोकेटेड हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारा आपको बताया गया है लिम्फेटिक सिस्टम वाली वीडियो में लास्ट पार्ट में, ठीक है। देख लेना एक बार जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। ये क्वेश्चंस बेसिकली जीएनएम के एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें भी ऐड ऑन कर दिया है। आपने टेबल, कंपैरिजन टेबल बना के इसको लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में या फिर पैराग्राफ में नहीं लिखना, टेबल बना लेना, ठीक है। ठीक है, एक साइड में फीचर्स लिख लेना, ठीक है, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उस पर्टिकुलर फीचर के अकॉर्डिंग आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द रूट ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन, सारा आपको बताया है वीडियो में, ठीक है। टिश्यूज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वेसल्स, डक्ट्स, वीनस ब्लड, सभी का जिक्र करेंगे आप इस वाले आंसर में। राइट अ नोट ऑन द मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है, जो कि कौन से हैं, थोरैसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। आपको पढ़ाया हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम वाली वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन की आप फॉर्मेशन देखो किस तरीके से आ सकती है, राइट अ नोट ऑन मेजर लिम्फेटिक डक्ट करके भी आ सकती है, या फिर आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन थोरैसिक डक्ट और राइट अ नोट ऑन राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो आपने क्या लिख के आना, अगर मेजर पूछ लिया है लिम्फेटिक डक्ट्स तो आपने दोनों का जिक्र करके आना है, ठीक है। और इसमें आपने बताना है कि उसकी ओरिजिन कहाँ से है, कोर्स क्या है उनका, ड्रेनेज एरियाज कौन से हैं, मतलब सारा ए टू जेड आप उनके बारे में बताएंगे जो भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, राइट, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन इम्यूनिटी, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज, ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो, ये क्वेश्चन है पेयर्स पैचेस वाला। व्हाट इज द नेम ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन वाली वीडियो में पढ़ा है। आंसर देखो क्या है, पेयर्स पैचेस, ठीक है। सारा आपने वन बाय वन पढ़ना है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा गया है, देखो स्प्लीन को, है ना। सारा आपने ये पढ़ लेना है एक बारी। have, देखो पूछा गया है डज lymph have आरबीसी और प्लेटलेट्स, नो, इट कंटेन्स डब्ल्यूबीसी मेनली lymphocytes, ये भी आपका क्वेश्चन है। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज और पढ़ के जाना है एग्जाम्स के लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थंबनेल है वीडियो का, आप देख लेना जाके एक बारी वीडियो। तो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ओवरऑल पूछ लिया गया है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं।
जैसे देखो स्टार्ट होता है फ्रॉम नोज टू एल्वियोलाई, यहाँ पे सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करना है जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं या जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक ठीक है। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, नोज के बारे में लिखने बैठेंगे तो 10 मिनट उसी पे लगा देंगे। ठीक है, फिर आएंगे धीरे धीरे फेरिंग्स, लैरिंग्स, लिखते जाते तो आपने उनमें से मेन मेन पॉइंट्स उठाने हैं। ठीक है, नोज में मेन क्या बताना है आपने। ठीक है, फिर उसका फंक्शन नीचे लिख देना है, 3 पॉइंट्स लेके नीचे 2 पॉइंट्स में फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद लैरिंग्स है, उसमें मेजर क्या बताने लायक है, ठीक है, वो बताना है आपने, साथ के साथ नीचे उसका फंक्शन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनाटॉमी में एक पूछा जाएगा और फिजियोलॉजी में भी एक पूछा जाएगा, तो इसको 20 to 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, फटाफट करना है इसको। ठीक है, कोई गाथा नहीं लिखने बैठनी है, टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं पल्मनरी वेंटिलेशन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन पल्मनरी वेंटिलेशन, तो भी यही आंसर लिखना है। अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है तो भी पल्मनरी वेंटिलेशन ही है। ठीक है, मतलब दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, देखो आगे मैंने बताया है, डिस्क्राइब द मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एक्सप्लेन द चेंजेस इन इंट्राथोरैसिक प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या ऐड करना है, एक तो मसल्स कौन से इन्वॉल्व हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए। ठीक है, और साथ के साथ जो चेंजेस उनमें आते हैं इन इंट्राथोरैसिक प्रेशर ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसका भी जिक्र करेंगे आप। अगर मैं आपको अपनी वीडियो के हिसाब से बताऊं तो ये पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, जहां पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई के फंक्शंस खत्म होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जहां स्टार्ट होता है, आप देखेंगे स्लाइड पे लिखा हुआ है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग के सामने लिखा हुआ है पल्मनरी वेंटिलेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे आप आएंगे तो आएगा ब्रीदिंग। ठीक है, वहां से लेके ये जो आंसर है इंक्लूडिंग इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, ठीक है, और एक्सेसरी मसल्स को छोड़ देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी इसमें। ठीक है, टिल एक्सपीरेशन। ठीक है, ये सारा आपने इसमें लिखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, तब जाके आंसर जो है कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में लिखाते हैं। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है कि पूछा किसके बारे में गया है, ब्रीदिंग के बारे में पूछा गया है ना, तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पॉज कैसे होता है, और इन मसल्स जो ये इन्वॉल्व है, ठीक है, इनमें इंट्राथोरैसिक प्रेशर कैसे कैसे चेंज होता है, सारा मैंने आपको डायफ्राम वाले टॉपिक में और इंटरकोस्टल मसल्स वाले टॉपिक में बताया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लेना और एग्जैक्टली वही चीजें लिख के आना। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब इसको आपने कैसे लिखना है, एक तो नीट लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, साथ के साथ आपने प्लूरा और उसके फंक्शंस के बारे में भी जिक्र करना है। 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कई बार क्या है, सिंपल क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछ लिया जाता है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन आया हुआ था यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि एक्सप्लेन अबाउट द लेफ्ट लंग या उसके सेगमेंट्स, कुछ लाइक दैट। ठीक है, तो आप कितना लिख लेंगे लेफ्ट लंग के बारे में या राइट लंग के बारे में, आप क्वेश्चन के वेटेज देखिए 7 to 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपने लिखना तो है, जो पूछा हुआ है लेफ्ट के बारे में पूछना है तो लेफ्ट को थोड़ा हाईलाइट सा करके बता देना है, बट आपने साथ के साथ सारा लिखना है। ठीक है, लंग्स की डेफिनेशन क्या, जो आप नॉर्मल डिटेल्ड नोट लिखेंगे लंग्स से रिलेटेड, वो सारा इसमें भी लिखना है, चाहे आपको लेफ्ट लंग के बारे में पूछा गया, चाहे राइट लंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगर अलग से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी इन 2 और 3 मार्क्स, ठीक है, प्लूरा और प्लूरल कैविटी के बारे में ही लिख के आना है, बट यहाँ पे देखो 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछा गया है, यानी सारा स्ट्रक्चर पूछा है। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक तौर पे एक छोटा सा पोर्शन पूछ लेते हैं, ठीक है, लंग्स का स्पेसिफाई करके, या राइट लंग या लेफ्ट लंग, ठीक है, या फिर एपेक्स या बेस, कुछ भी ऐसा सा पूछ लेते हैं, तो आपने क्वेश्चंस की वेटेज देखते हुए आंसर देना है। ठीक है, वैसे 7 to 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने जनरली सारा ही लिखना होता है उसके बारे में। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन ब्लड। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो जाते हैं किसके साथ, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट वाले आंसर के साथ, वीना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस दैट कर करके पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे नहीं दे के आते हैं। ठीक ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे अब
किस चीज को लिख के आएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, साथ के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, इसके बारे में सारा आप लिख के आएंगे इसमें, ये हमने वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन सुना तो बच्चे लिख के आ जाते हैं इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, सारा साइकिल ऑफ ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में जाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन में जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलेशन की बात चल रही है, तो किसके पास होता है कंट्रोल, या तो केमिकल्स के पास होता है या फिर नर्वस सिस्टम के पास होता है इसका कंट्रोल, राइट। न्यूरल और केमिकल रेगुलेशन के बारे में लिखेंगे। हमारी वीडियो में ये डिस्कस किया गया है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में, इसका आंसर कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में है। ए पोर्शन में रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में बताया गया, साथ के साथ कीमो रिसेप्टर्स का भी जिक्र है। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग से पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर कीमो रिसेप्टर्स, तो आपने दोनों के बारे में बताना है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, उसमें बताया गया, आप एक बार जाके देख लेना। और बी पार्ट जो है वो रिलेटेड है एक्सरसाइज एंड रेस्पिरेशन का, तो ये दोनों आते हैं किसमें, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। तो आपने पूरे का पूरा वो यहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, और रोल ऑफ कीमो रिसेप्टर सारा उसमें बताया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें देखो दोनों प्रोसेसेस इकट्ठे पूछ लिए है, ब्रीदिंग भी एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो उन दोनों प्रोसेसेस के बारे में आप कैसे 7 to 8 मार्क्स में लिखेंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर, बाकी आप वीडियो में पढ़ लेना। ठीक है, सारा बताया गया है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से आ सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लूरा सारा वही है, पेराइटल वर्सेस विस्ट्रल एंड प्लूरल कैविटी सारा आपने लिख के आना है, वीडियो में दिया गया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द गैसियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। इस तरीके से आया तो भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पूछेंगे, या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो भी सेम ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन का जिक्र करके आएंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिफाइन द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे आपको आने चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो में सारा पढ़ाया है आपको, एक बार देख लेना कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, सारा A to Z उसमें बताया गया है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज वाले हेडिंग के अंदर आप एक बार देख लेना। क्लियर, और आपको पता होना चाहिए कौन सा किसका फॉर्मूला है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। क्लियर, नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। इसी तरीके से आपको नोज, लैरिंग्स, फैरिंग्स, किसी का भी स्ट्रक्चर आपको पूछ सकते हैं, साथ के साथ उसके फंक्शंस पूछ सकते हैं, तो कोई भी स्किप मत करना। ठीक है, जैसे आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ओवरऑल सारे ऑर्गन्स उसमें पूछ लिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारा पूछ लिया है कि एक्सप्लेन अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अगर शॉर्ट नोट्स में आए तो इस तरीके से लैरिंग्स, फैरिंग्स, नोज के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्लियर, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसके बारे में बताया गया है, रेस्पिरेशन वाले पोर्शन में आप देख लेना एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले पोर्शन में ही है। हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ये जो हिंट मैंने दिया हुआ है कि बाइकार्बोनेट, कार्बोमिनो कंपाउंड्स एंड डिसॉल्व फॉर्म, ठीक है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें सारा बताया गया है। ऑक्सीजन के बारे में भी पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है, एक बार देख लेना। ठीक है, एक ही स्लाइड में है सारा, एक बार आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी यहाँ पे आ गया रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में आप लिखोगे सारा, इन मेडुला एंड पॉन्स, साथ में कीमो रिसेप्टर्स वगैरह क्या है उनके बारे में भी आप इसमें लिखेंगे। क्लियर, सो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट देखो 1 मार्क क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो आ गया ना, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी, क्या क्या वॉल्यूम से, सारी आपने याद करनी है, और इसके फॉर्मूलाज भी क्या है आपको पता होने चाहिए। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, और पढ़ना है इसको। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने अलग अलग करके वीडियोस डाली हुई है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्लेलिस्ट है, कोई एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं है। ठीक है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है, अदरवाइज आप एनाटमी एंड फिजियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में भी
अगर जाएँगे, उसमें अलग-अलग वीडियोज़ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन की मिल जाएँगी। ठीक है? तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन क्वेश्चंस कौन से हैं। ऐसे टाइप में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये बीएससी नर्सिंग में भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन और जीएनएम में तो ये आता ही इसी टाइप से है कि सारे ही ऑर्गन्स को मतलब उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में कोलैबोरेटिव वे में ही बताना पड़ता है। ठीक है? ठीक है? कितने ऑर्गन्स हैं पहले उनको एनलिस्ट करेंगे, सिर्फ़ उनका नाम लिखेंगे, फिर उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताते हुए उनके फंक्शंस के बारे में और डायग्राम आपको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 7 टू 8 मार्क्स का। अदरवाइज़ पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं कि स्टमक क्या है, स्टमक के फंक्शंस क्या हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? इस तरीके से भी आता है, तो आपको सारा पढ़ना है। ठीक है? यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विद अ नीट डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये भी स्टमक के फंक्शंस का ही पार्ट है। ठीक है? बाकी फंक्शंस जो है स्टमक के ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है? या तो आपको अगर आ गया एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टमक 7 टू 8 मार्क्स में तो भी इसका जिक्र करके आना है बाकी फंक्शंस के साथ। ठीक है? अब डायरेक्टली अलग से ही पूछा गया कि फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक जूस के बारे में। ठीक है? फंक्शंस उसके तो आपने सारा डिटेल्स में लिख के आना है। इस पे अलग ही एक वीडियो है आप देख लेना। ठीक है? Describe the structure of small intestine, very important. Explain the process of digestion and absorption of carbohydrates, proteins, fats in small intestine. ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि describe the structure of small intestine तो आपने सारा anatomical portion जो है समझा देना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है explain the functions of small intestine तो बाकी के जितने भी functions है small intestine के साथ के प्लस ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स का ये आपने इकट्ठा लिख के आना है अगर फंक्शंस पूछे जाते हैं तो भी और अगर ऐसा सा अलग क्वेश्चन आ जाए तो भी ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही फंक्शन है ठीक है तो ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है एक बार देख लेना नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है स्ट्रक्चर आपने लिवर का सारा लिखना है उसमें क्या क्या है कितने लोब्स हैं कौन से पार्ट्स हैं ठीक है सारा कुछ ठीक है और साथ के साथ जब फंक्शंस आते हैं तो लिवर के जो फंक्शंस हैं उनके साथ आपने बाइल के फंक्शंस को जरूर ऐड करना है क्योंकि आपको पता है बाइल को कौन सिक्रीट करता है लिवर सिक्रीट करता है ठीक है तो जब भी फंक्शंस ऑफ लिवर आएगा तो आपने बाइल की कंपोजिशन प्लस बाइल के फंक्शंस क्या है सारे साथ में लिखने हैं ठीक है क्योंकि बाइल को लिवर बना रहा है ठीक है लिवर के और भी जो फंक्शंस है वो भी लिख देना क्लियर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन माउथ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है इनके बारे में आपने इनसे रिलेटेड वीडियोस में पढ़ना है जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ना है स्टमक के मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के लिए आपने गैस्ट्रिक जूस वाली वीडियो देखनी है ठीक है और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आपने एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली वीडियो देखनी है ठीक है बाकी इसके फंक्शंस भी देख लेना आगे है उन्हीं वीडियोस में आपको जो मैंने लिखा है यहाँ पे मेंशन द रोल ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन्हीं में मिल जाएंगे कि माउथ में कौन से एंजाइम्स है फॉर एग्जांपल सलाइवरी अमाइलेज ठीक है स्टमक में एचसीएल पेप्सिन ठीक है ये सारा कुछ ये काम करते हैं आगे एचसीएल म्यूकस पेप्सिन वगैरह ये सारा काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसी में बताया गया आप एक बार देख लेना ठीक है नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस ठीक है ये भी आप पढ़ के जाना ये भी हमारी वीडियो में है टीथ वाले उसमें ठीक नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में देखो क्या क्या पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टंग ठीक है टंग अगर आ गया तो टेस्ट बर्ड्स का भी जिक्र करना है आपने फंक्शंस आ गया तो फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट भी लिख देना आपने ठीक है नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ठीक है ये भी आपको मिल जाएगा सलाइवरी ग्लैंड वाली वीडियो में या माउथ वाली वीडियो में राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये पैनक्रियास जो है आपको एंडोक्राइन में भी पूछा जाएगा और साथ के साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम में तो है ही है ठीक है तो दोनों तरीके के पैनक्रियास के बारे में मतलब ए टू जेड हमने पढ़ा हुआ है हमारी वीडियो में पैनक्रियास वाली में एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में सारा उसमें पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास क्लियर देखो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन सारा मतलब हमने अपनी पैनक्रियास वाली वीडियो में जिक्र किया हुआ है जब भी पैनक्रियास के बारे में पूछा जाएगा तो ए टू जेड जितना भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है आपने वो लिख के आना है ठीक है और साथ के साथ जो पैनक्रियास के फंक्शंस हैं अगर पूछे जाएं
फिजियोलॉजी पोर्शन में कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास, तो आपने उसमें सारा पैनक्रियास और पैनक्रियाटिक जूस के बारे में लिखना है। ठीक है, पैनक्रियास के जो फंक्शंस है ये इंसुलिन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, और साथ के साथ पैनक्रियाटिक जूस के बारे में भी लिख के आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो जाके फंक्शंस जो हैं कंप्लीट होंगे। ठीक है, आगे आ गया एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसमें आपने HCl और पेप्सिन के बारे में भी लिखना है, गैस्ट्रिक जूस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ बाइल। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन फैट डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल वाली वीडियो में जाके इसको पढ़ लेना। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ विलस, इसके बारे में हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, और इसका रोल क्या है एब्जॉर्प्शन में, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली में जाके पढ़ना, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि विलाई क्या होते हैं, माइक्रोविलाई क्या होते हैं, इनका कैसे फंक्शन है, सारा कुछ A to Z हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक, write a note on functions of large intestine. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिग्लूटेशन, जिसको swallowing भी बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट अ नोट ऑन लिवर लॉब्यूल, ये आपको लिवर वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, लॉब्यूल्स क्या होते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, आप एक बार लिवर वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा सारा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, एक्सप्लेन द डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमंस। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आगे देखो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए सारा है इसमें, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो आप आंसर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये कहीं बाहर से नहीं है, जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, जो भी उसमें नोट्स हैं A to Z सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन उसी में से है। ऐसे एमसीक्यू से घबराते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज जनरली होते क्या है, आंसर्स में से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो उनको ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को बीच में ही आंसर होते हैं सारे उसके। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, ये रही हमारी वीडियो एंडोक्राइन सिस्टम की, हमारे प्लेलिस्ट में है ये, आप एक बार देख लेना। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं इसमें से, डिस्क्राइब द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपोफिजिस, या फिर हाइपोफिजिस सेरिब्री करके ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ही लिखना है। ओके, और साथ के साथ आपने हॉर्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से सिक्रीट करती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से सिक्रीट करती है, आपने सारे लिखने हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है जनरली ये दो ही हार्मोन सिक्रीट करती है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये जो हो गए गोनाडोट्रोफिन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, जिसको ACTH भी बोला जाता है, या फिर कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये सारे कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। आगे TSH के बारे में भी आप इसमें लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पैनक्रियास, सारा वही पैनक्रियाटिक वीडियो में है, डिटेल में है, और इसके हॉर्मोन्स के बारे में इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, इनके बारे में सारा आप लिख के आएंगे इसमें। ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है, इसमें आप सारा लिखेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागन कैसे मेंटेन करते हैं, जब बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है तो कौन फंक्शन करता है, और जब कम हो जाता है तो कौन उसको मेंटेन रखता है, और इन दोनों को कौन मेंटेन रखता है। ठीक है, ये सारा आप, ठीक है, इसमें लिख के आएंगे, इस वीडियो में भी है और पैनक्रियास वाली वीडियो में भी है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी जो पैनक्रियास है उसमें भी डिस्कस्ड है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली पैनक्रियास की वीडियो है उसमें भी है। ठीक है, तो दोनों पढ़ लेना। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। अब आप देखो इसमें क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उनके बारे में आप बताएंगे सारा, और एड्रीनल मेडुला कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है और इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स और क्या क्या हैं। ठीक है, सारा आपको बताया गया है उस वीडियो में, आप देख लेना एक बार, एंडोक्राइन वाली वीडियो में, एड्रीनल ग्लैंड्स वाले पोर्शन में। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सिक्रीशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बारे में भी स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है आपको एंडोक्राइन वाली वीडियो में, उसमें देख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स में देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। राइट अ नोट ऑन द हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। राइट अ नोट ऑन हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड देयर फंक्शंस। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स T3 एंड T4, इसके नाम जरूर याद करके जाना। ठीक है। एंड एड अ नोट ऑन द रोल ऑफ आयोडीन इन थायराइड हार्मोन। ठीक है। ये जो मैंने एड अ नोट कहा है ये सारे हिंट्स हैं। ठीक है, कि आपने इनके साथ बाकी की चीजें भी ऐड ऑन करनी है। ठीक है, जो नहीं पूछी जाती हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली, बट उनका उनके साथ कोरिलेशन होता है, तो आपने लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रोल ऑफ आयोडीन इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। क्लियर। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन, जिसको थायरोकैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड वाले पोर्शन में है, एक बार जाके देख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रोल क्या है कैल्शियम होम्योस्टेसिस में, डिस्कस किया हुआ है उस पोर्शन में थायराइड ग्लैंड में, आप देख लेना एक बारी। एक नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, और इसमें एड ऑन भी करना है इट्स रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। क्लियर। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स और उसके सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, सारा जिक्र किया हुआ है हमने अपनी वीडियो में। नेक्स्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। क्लियर। नेक्स्ट write a note on the hormones of adrenal medulla, explain the functions of glucocorticoids यानी cortisol, इसमें इसका रोल क्या है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, वो भी ऐड ऑन करना है। क्लियर। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ aldosterone यानी mineralocorticoid and its role in regulating electrolytes and blood pressure. Next explain the role of hypothalamus in endocrine system, right? एंड लास्ट इज राइट अ नोट ऑन पीनियल ग्लैंड एंड मेलाटोनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ के जाना। राइट। नेक्स्ट है ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस 1 मार्क के, आप देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज सेंसरी सिस्टम। राइट, इसके बारे में सारा हमने पढ़ा हुआ है अपने सेंसरी सिस्टम वाले वीडियो में। देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ऐसे टाइप में क्या क्या आ सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल यानी आई विद अ नीट लेबल डायग्राम। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ आई। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के फंक्शंस के बारे में बताना, अगर ये फिजियोलॉजी पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ विजन यानी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में भी सारा हमने अपनी वीडियो में पढ़ा हुआ है। इसमें देखो क्या क्या लिखना है आपने। एक तो पाथवे ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्निया टू विजुअल कॉर्टेक्स, और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन एंड अकोमोडेशन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है अपनी वीडियो में, देख लेना एक बार। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर विद अ नीट लेबल डायग्राम। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग करके आ जाएगा या मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आ जाएगा, तो सेम ही बात है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रॉड्स एंड कोन्स इन विजन, फोटो रिसेप्शन बोलते हैं इसको, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई वाले पोर्शन में देख लेना आप, सेंसरी सिस्टम वाली वीडियो में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साउंड ट्रांसमिशन। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग जो है वो इस तरीके से भी पूछा गया था एग्जाम में, कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ साउंड ट्रांसमिशन। ठीक है, जिसमें आप सारा बताएंगे, कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम पिन्ना टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, एड अ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। 2 मार्क्स में भी अलग से ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ईयर वाली वीडियो में है सेंसरी सिस्टम में, आप देख लेना एक बार जाके। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ साउंड ट्रांसमिशन है कुछ नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग का नाम चेंज करके इस तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैकेनिज्म ऑफ विजन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ साउंड फॉर्मेशन अगर पूछा जाए, तो आपने सिंपली फिजियोलॉजी ऑफ साइट एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में लिख के आना है। ठीक है, क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। राइट अ नोट ऑन द कंजक्टिवा एंड लैक्राइमल apparatus। ठीक है, ये सारा पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ आइरिस, प्यूपिल एंड सिलियरी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट
और क्या आ सकता है शॉर्ट नोट्स में? राइट अ नोट ऑन रॉड्स एंड कोन्स, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मिडल ईयर देखो कहाँ से है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, ठीक है, ऑसिकल्स कौन से लिखे हुए स्क्रीन पे, ठीक है, इनके बारे में हमने सारा पढ़ा है अपनी ईयर वाली वीडियो में, सेंसरी सिस्टम में, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द ऑर्गन ऑफ कॉटाई एंड इट्स रोल इन हियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको बताया गया है उसमें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर के क्या क्या फंक्शंस होंगे, पहले तो पार्ट्स कौन से हैं और इंटरनल ईयर के कौन से पार्ट्स हैं, सारा आपको उसमें बताया हुआ है, वीडियो में एक बार देख लेना। राइट अ नोट ऑन द यूस्टेशियन ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब, इट्स फंक्शन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ टेस्ट, या फिर टेस्ट बड्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल, या सिंपली आ जाएगा राइट अ नोट ऑन ओल्फैक्शन, तो दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम, इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे आपको यूरिनरी सिस्टम वाली वीडियो में। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग ऐसे टाइप में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी विद अ नीट लेबल डायग्राम। आपको किस तरीके से क्वेश्चन और भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, ग्रॉस स्ट्रक्चर आया तो भी ऐसा सा ही आएगा जो लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड्स एंड पेल्विस के बारे में। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को एक्सप्लेन करो, ठीक है, या फिर नेफ्रॉन को एक्सप्लेन करो, तो तीनों का आंसर सेम है, ठीक है। जो नेफ्रॉन है उसको मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, या फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है, तो उसमें नेफ्रॉन के बारे में ही लिख के आना है। अगर ग्रॉस स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो जो सारा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड्स, पेल्विस, ठीक है, आपने उसके बारे में लिख के आना है। ये हमने अपनी वीडियो में सारा डिटेल्स में पढ़ा हुआ है दोनों के बारे में, ठीक है, ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में भी और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में भी। नेक्स्ट देखो, explain the functions of kidney or mechanism of urine formation, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को पूछा जाता है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ किडनी, तो वो पूरे यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस को लिख देंगे, जबकि फोकस आपका होना चाहिए सिर्फ किडनी के फंक्शन से रिलेटेड। यह क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, तो आंसर आपका यही होना चाहिए। अगर फंक्शंस ऑफ किडनी पूछा जाए या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाए तो यही होना चाहिए जो हमने अपनी वीडियो में पढ़ा है, जैसे फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। और इसमें साथ साथ आप जो यूरिन की कंपोजिशन है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं मैकेनिज्म्स बाय विच किडनी मेंटेन्स ब्लड पीएच, ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रीनल कैप्सूल एंड रीनल पेल्विस, यानी ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे किडनी के। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, ठीक है, यहाँ पे नेफ्रॉन का जिक्र हो रहा है, ठीक है। राइट अ नोट ऑन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये अलग अलग करके पार्ट्स को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन लूप ऑफ हेनले, याद रखना यही सेम क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन काउंटर करंट मल्टीप्लायर, तो जब भी ऐसा सा क्वेश्चन आए काउंटर करंट मल्टीप्लायर या लूप ऑफ हेनले, तो आंसर सेम ही होना चाहिए। क्लियर। तो इसमें आप क्या क्या एड ऑन कर सकते हैं? स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, राइट अ नोट ऑन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी के बारे में, ठीक है, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में। या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि राइट डाउन अ नोट ऑन सिक्रीशन एंड एसिड बेस बैलेंस, तो भी आपने डीसीटी के बारे में लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेजोप्रेसिन बोलते हैं, एंड एल्डोस्टेरॉन
इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, सारा आपको पढ़ाया हुआ है ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिक्चुरेशन आ जाए तो कंफ्यूजन, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आ जाए तो कंफ्यूजन। अगर उनको डाल देते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन तो बच्चे लिखाते हैं बड़े आराम से। बट अगर यही क्वेश्चन मिक्चुरेशन या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स करके या वॉइडिंग करके, VOIDING करके पूछा जाए तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग नाम है यूरिनेशन के प्रोसेस के। आंसर इन सब का एक ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन कंपोजिशन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन। ये आपको NF के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, RAAS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। ठीक है, यानी लूप ऑफ हेनले पे आप एक नोट लिखेंगे। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ, या तो यूरिटर्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरिथ्रा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेल्स में जो यूरिथ्रा है अलग है और फीमेल्स में अलग है। अगर आपको पूछा ना जाए स्पेसिफिकली कि राइट अबाउट मेल यूरिथ्रा या फिर फीमेल यूरिथ्रा, अगर सिंपल आ जाए कि यूरिथ्रा के बारे में आपने लिखना है तो आप फीमेल यूरिथ्रा के बारे में लिख के आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज 1 मार्क क्वेश्चन यानी MCQs। देखो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी है एनाटॉमी वाली में, एक बार देख लेना। ठीक, सो लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं इस यूनिट में से। फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। राइट, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा अगर, तो आपने स्ट्रक्चर डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर किस चीज का ड्रॉ करेंगे आप, डायग्राम किस चीज का ड्रॉ करेंगे, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में या नेट पे या मेरी वीडियो में ही देख लेना। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है आपने ये ड्रॉ करना है, लेबल करना है कौन सा पार्ट कहाँ पे है, और जब डिस्क्राइब करने की बारी आती है तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कैटेगराइज कर देना इस क्वेश्चन को। क्लियर। जस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी विद अ नीट लेबल डायग्राम। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने स्ट्रक्चर जो है ओवरी का विद डायग्राम सारा आपने समझाना है। ठीक है, कि ओवरी का कॉर्टेक्स पोर्शन कौन सा है, मेडुला पोर्शन कौन सा है, हाइलम कौन सा है। देखिए, और साथ के साथ आपने फॉलिकल डेवलपमेंट जो है जिसके बारे में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो में पढ़ा है, प्रोलिफरेटिव फेज वाला, वो बता देना है पोर्शन इसमें। और देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अगर यही क्वेश्चन सेम फंक्शंस में आता है और 7 मार्क्स का आता है तो साथ में आप क्या करेंगे, ओवरी के फंक्शंस भी बता देंगे और oogenesis के प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर। ठीक है, oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट कौन सा है, ओवम। ठीक है, तो वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ओवरी में, तो आप इसके फंक्शंस में oogenesis का जिक्र भी कर सकते हैं। क्लियर। oogenesis अगर क्वेश्चन अलग से आता है तो आपने oogenesis का प्रोसेस तो लिखना ही है। ठीक है, साथ क्या है, ओवम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। क्लियर। जो oogenesis का प्रोसेस और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमने वीडियो में पढ़ा है, आप एग्जैक्टली वही वाला लिख के आएंगे। और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाता है तो आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे, वो हम आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रस का स्ट्रक्चर। आप एक वेल लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, आप फंडस, बॉडी, सर्विक्स सभी के बारे में बताएंगे, स्थमस के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वीडियो में, आप सारा वही लिख के आएंगे। ठीक है, अब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसमें साथ के साथ जो है इसकी जो लेयर्स हैं स्ट्रक्चर में, जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, इनके बारे में भी लिख के आएंगे। ठीक है, सिर्फ बॉडी, फंडस और सर्विक्स के तक नहीं लिखना है, आपने सारा लिख के आना इसकी लेयर्स कौन सी है। ठीक है, और फंक्शंस में आप सारे फंक्शंस उसके एक्सप्लेन करेंगे, पेरीमेट्रियम का क्या फंक्शन है, मायोमेट्रियम का क्या है, एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है। ठीक है, बेसल और फंक्शनल लेयर है वो किस काम आती हैं। ठीक है, और आगे फंडस का क्या फंक्शन है, बॉडी, सर्विक्स, सिस्टमस, इन सब के क्या फंक्शन है, आपको
उसमें वीडियो में बताए गए हैं, तो आप वही ड्रॉ करके आएँगे और साथ के साथ वही लिख के आएँगे एग्ज़ैक्टली। सिर्फ स्ट्रक्चर जो है यूट्रस का 7 मार्क्स में आता है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप वो भी लिखेंगे। साथ के साथ जो इससे रिलेटेड लिगामेंट्स हैं, जो मैंने वीडियो में समझाया आपको ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, आप उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ में लिख के आएँगे। वैसे 3 और 4 लाइन्स ही हैं हर एक के रिलेटेड, आप एक बारी देख लेना, स्ट्रक्चर में वो भी आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है, 4th क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद अ डायग्राम शोइंग द हार्मोनल चेंजेस, ठीक है? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। एग्ज़ैक्टली आपने वही चीज़ें लिखनी है, उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है? फेज़ बाय फेज़ आपको समझाया है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है उसको फॉलिक्यूलर फेज़ क्यों कहते हैं, ल्यूटियल को हम सेक्रेटरी क्यों कहते हैं, ठीक है? और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज़ क्यों नाम रखा गया है उस पर्टिकुलर फेज़ का, सारा आपको उसमें समझाया है, ठीक है? आप उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? आगे देखो, नेक्स्ट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट, ठीक है? अगर ब्रेस्ट आ जाता है सीधा-सीधा तो आप तो लिखेंगे ब्रेस्ट के बारे में। अगर मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पूछा जाता है आपको तो आपने ब्रेस्ट के बारे में ही लिखना है। क्वेश्चन कैसा-सा भी आ जाए, ठीक है? कंटेंट सारा सेम होना चाहिए, ठीक है? इसमें आप स्ट्रक्चर बता सकते हो, ठीक है? ईच एंड एवरी पार्ट, निप्पल, एरियोला, मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, ठीक है? सारा आपने डिस्कस करना है, ठीक है? और अगर इसके फंक्शंस के बारे में पूछा जाए ब्रेस्ट के तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 1-2 पॉइंट्स तो लिखोगे नहीं, तो आप इसमें लैक्टेशन का जो प्रोसेस है, वो भी लिख के आएँगे, क्लियर? ठीक है? और प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है उसमें, सारा मैंने लैक्टेशन वाली वीडियो में बताया है। जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइज़ेशन एंड इम्प्लांटेशन, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें क्या करते हैं बच्चे गड़बड़ फर्टिलाइज़ेशन में, डेफिनिशन लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे और जैसे ही 46 सेक्स क्रोमोसोम्स पूरे हुए, वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं। इसमें आप ब्लास्टोसिस्ट तक जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? जो आप 46 एक्स क्रोमोसोम्स तक लिख के आ जाते हो कि 23 फादर से, 23 मदर से, है ना? मिलके बन गए 46 एक्स, चलो जी हो गया फर्टिलाइज़ेशन, नहीं। वो आपने सिर्फ़ अपने 2 ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया है, राइट? उसके बाद जो स्टेज स्टार्ट होती है दैट इज़ मोरिला एंड ब्लास्टोसिस्ट, आप उसके बारे में भी लिख के आएँगे, तो जाके जो ये फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, क्लियर? आफ्टर फर्टिलाइज़ेशन क्या है नेक्स्ट स्टेप? इम्प्लांटेशन होता है, तो क्या डेफिनिशन है इम्प्लांटेशन की और कौन से फेजेस हैं इसमें, सारा उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है हमने, एक बारी देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अबाउट द लिगामेंट सपोर्टिंग यूट्रस, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है? इसमें आप लिखेंगे भी और स्ट्रक्चर जो है यूट्रस ड्रॉ करके पीछे हल्का-हल्का जिस भी लिगामेंट के बारे में आप बता रहे हैं उस येलो कलर से या ऑरेंज कलर से शेडिंग कर देना, ठीक है? नेक्स्ट आर शॉर्ट नोट्स, इस चैप्टर में से कौन से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं 3 टू 5 मार्क्स में? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है? या तो सीधा-सीधा ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन या पूछेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट्स, ठीक है? या सैल्पिंग्स, ठीक है? तो सारा मतलब क्या है? फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में ही पूछा गया है, ठीक? नेक्स्ट देखिए क्या है, राइट अ नोट ऑन द यूट्राइन वॉल लेयर्स, ठीक है? आ जाएगा इसमें एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सारा आपको वीडियो में बताया, आप लिख लेना, ठीक? एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द हार्मोन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल बॉडी। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है? अगर मेमोरी ग्लैंड्स आ जाए तो भी सेम आंसर होना चाहिए, अगर ब्रेस्ट पूछ लिया तो भी सेम आंसर होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, ठीक है? इसमें आप प्रॉपर्ली बताएँगे रोल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है? आपने सारे उसके स्टेजेस का ज़िक्र करना, एमोजेनेसिस एंड सो ऑन, ठीक है? एंडिंग कैसे करनी है आप ऐड ऑन कर सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। एक्सप्लेन द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन फीमेल्स, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड रोल ऑफ एलएच सर्च, ये भी जनरली ओबीजी का क्वेश्चन है, बट इसके चांसेस हो सकते हैं आने के। ठीक है, ये जो ओव्यूलेशन है इसका थोड़ा-सा प्रोसेस हमने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, प्रोलिफरेटिव वाले फेज़ में, ठीक है? और ओव्यूलेशन वाली वीडियो में तो पूरा है, आप एक बारी जस्ट रीड आउट कर लेना, क्लियर? नेक्स्ट इज़ राइट अ नोट ऑन सर्विक्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप, ठीक?
नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारे नोट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जितने भी और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा कोलैबोरेट करके आप 7 या 8 मार्क्स में लिख देंगे। ठीक है, और एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें जो स्क्रीन पे आपको बताया गया टेस्ट से लेके पेनिस तक, ठीक है, आप सारे स्ट्रक्चर को लेबलिंग करेंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लेयर्स के बारे में बताना है। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो में पढ़ाया है वो सारा लिख के आना है। प्लस अगर ये फंक्शंस में आ जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, ठीक है, तो आपने टेस्टोस्टेरोन वगैरह का तो जिक्र करना ही है, और साथ के साथ क्या है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी समझा देना। ठीक है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस क्वेश्चन आता है तो आप उसमें जो एंडिंग है, ठीक है, पूरा प्रोसेस लिखते हुए एंड में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बताएंगे और साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्पर्म का। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन, इजैकुलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेन। ठीक है, इसके बारे में आपको वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आ सकता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन नेसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एसेसरी ग्लैंड्स कौन से हो सकते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इनकी सिक्रीशंस और फंक्शंस के बारे में आप लिखेंगे, सारा वीडियो में बताया गया है, आप एक बार जाके वहां पे देख लेना। ठीक है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सीमेन, ये भी आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द हॉर्मोन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कि कौन से हॉर्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे एफएसएच का क्या रोल है, एलएच का, टेस्टोस्टेरोन का, इसके सोर्सेस और इनके फंक्शंस क्या हैं, सारे आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द मेल बॉडी। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्क्रॉटम। ठीक है, सारा आपको पढ़ाया हुआ है ये। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन मेल्स। ठीक है, जैसे ही वीडियो एंड होती है तो ये लास्ट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, ठीक है, लास्ट इज राइट अ नोट ऑन मेल यूरिथ्रा, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में आप बताएंगे और डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का, जैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उनके बारे में आप लिखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। ठीक है, और उसके फंक्शंस अगर पूछे जाए तो दोनों के अलग अलग फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, आप ऑर्गन्स बता के उस पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, आप उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें आप प्रॉपरली, जो मेरी वीडियो है उसमें जो फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम है, ब्रेन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, साइड से पेरिफेरल नर्व से आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अब सारा इसमें बताएंगे सीएनएस, पीएनएस और एएनएस के बारे में। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जिक्र है। ठीक है, आप सारा बता सकते हैं इसमें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ठीक है, और 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सेरेब्रम के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे और सेरेबेलम के और ब्रेन स्टेम के बारे में। ठीक है, ब्रेन स्टेम में देखिए क्या क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन, सारा हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज याद रखना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि बच्चे न्यूरॉन देख के नेफ्रॉन लिख के आ जाते हैं। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन को न्यूरॉन लिख के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, फिर कौन से न्यूरॉन्स है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है,
तो सारा आप वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आएँगे जो भी आपको वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्शन पोटेंशियल करके भी आ सकता है आपको ये क्वेश्चन, साइनैप्स करके भी आ सकता है और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करके भी आ सकता है। आपने डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना है और हर आंसर को आपने पॉइंट्स में लिख के आना है, ठीक है? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ये जो वीडियो है जितनी भी हमारी एनाटॉमी से रिलेटेड है या ओबीजी से रिलेटेड है या नर्सिंग थ्योरी से रिलेटेड है, वो सारी एक्चुअल में है क्या? वो सारे नोट्स ही हैं, ठीक है? टू द पॉइंट उसमें आंसर्स बताए गए हैं, ठीक है? सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है? कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या लिख सकते हैं आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड वाले में जाके देख लेना कि क्या-क्या लिखा हुआ है, उतना सारा मटेरियल जो है आपने 7 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है और साथ के साथ एक नीट एंड टाइडी डायग्राम ड्रॉ करना है जिसको प्रॉपर से लेबल भी करना है, उसमें दोनों चीजें बतानी है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ठीक है? कि स्पाइनल कॉर्ड में किस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक? नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेनिंजेस, ठीक है? पहले आप डेफिनेशन देंगे मेनिंजेस क्या होती हैं, फिर ठीक है तो कौन सी लेयर्स हैं मेनिंजेस में, ठीक है? जैसे ड्यूरा, एरेक्नॉइड, ठीक है? सारा आप बताएंगे, ठीक है? और इसमें अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी जिक्र कर, इन पे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है कि सीएसएफ के बारे में आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके सर्कुलेशन को, अगर ये 7 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्लियर? नेक्स्ट है द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है? इसको रिफ्लेक्स एक्शन में हमने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में पढ़ा है और रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है? आपने एक नीट टाइडी डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सेस कौन से हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स के साथ, क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप दोनों चीजें बताएंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है? सारा आप इसमें डिस्क्राइब करके आएंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? जितने भी क्रेनियल नर्व्स हैं 12 हैं, ठीक है? आपने सारी ए टू जेड बतानी है और एक भी क्रेनियल नर्व जो है ऊपर नीचे नहीं करनी है, ठीक है? और क्रेनियल नर्व में उनके फंक्शंस क्या-क्या है, मोटर है, सेंसरी है या मिक्स्ड है, वो भी आप लिख के आएंगे, ठीक है? सो विथ डायग्राम, ठीक है? ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? नेक्स्ट देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या-क्या पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, ठीक है? जिसमें आप प्रॉपरली लोब्स ऑफ ब्रेन ड्रॉ करेंगे, उनके बारे में बताएंगे भी, उनके फंक्शंस के बारे में बताएंगे अगर फिजियोलॉजी में पूछा जाता है तो, ठीक है? नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन सेरेबेलम, उसमें भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है? फंक्शंस जैसे कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड पोस्चर के बारे में आप डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक? राइट अ नोट ऑन ब्रेन स्टेम, ये भी आपको पढ़ाया गया है, ब्रेन स्टेम में कौन से पोर्शंस आते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, मिड ब्रेन, ठीक है? इनके वाइटल फंक्शंस क्या, आप सारा लिख के आएंगे इसमें। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करके आएंगे आप। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन थैलेमस एंड इट्स फंक्शन, ठीक है? फंक्शन छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इजी हैं, आपको याद हो जाएंगे, क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स एंड मैकेनिज्म ऑफ साइनैप्टिक ट्रांसमिशन, 3 टू 5 मार्क्स में अगेन साइनैप्स पूछा जा सकता है, एक्शन पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ठीक है? और ये साइनैप्टिक ट्रांसमिशन यानी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? आपने इसमें सारा बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, जैसे उसमें अलग-अलग नाम दिए हैं, एसिटाइलकोलिन, ठीक है? काफ़ी सारे बताएँ आपको, 6-7 आप देख लेना एक बारी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट नोट्स में और क्या-क्या आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है? इसकी फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, फंक्शन सब पढ़ के जाना, ठीक है? कंपोज़िशन भी ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है? नेक्स्ट कौन-सा क्वेश्चन आ सकता है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है? 31 पेयर्स हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है? उनके बारे में बता देना थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि 3 टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ब्रीफ में आप बता सकते हैं और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब भी कंपैरिजन के बारे में पूछा जाता है या राइट डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है तो आपने हमेशा टेबल फॉर्म में ही आंसर को लिख के आना है, ठीक ठीक है? तो आपने क्या करना है कि जो वीडियो में सेकंड स्लाइड है, ठीक है? उसमें डायग्राम है, एक सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ और एक तरफ सारा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बताया और दूसरी तरफ सिम्पैथेटिक के बारे में सिर्फ पॉइंट्स दिए गए हैं, बुलेट पॉइंट्स। डायग्राम में एक तो आपने वो पढ़ना है और जो लास्ट में हमने सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, आपने वो सारा लिख के आना है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? राइट अ नोट ऑन ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है? इसके बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है हमारी नर्वस सिस्टम वाली वीडियो से रिलेटेड, मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक?
नेक्स्ट क्या आ सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये सिस्टम कौन सा है जो हमारे इमोशंस, मेमोरी, बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। शॉर्ट्स में इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट इज 1 मार्क्स के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कुछ स्टूडेंट्स 13 लिख के आते हैं, राइट, तो ये गलत है। 12 पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स के। स्पाइनल नर्व्स के देखो 31 पेयर्स है, सारा हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक, ये देखो 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको किस तरीके से पूछा जा रहा है, आउटर टू इनर या इनर टू आउटर। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आउटर टू इनर, जो भी ठीक है उसको टिक करें। ठीक है, तो बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करके आते हैं, उल्टा ही करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है आउटर टू इनर डैप करके याद रखना, DAP। अगर इनर टू आउटर पूछा जा रहा है, इनर वाली लेयर कौन सी है, ठीक है, PAD, इस तरीके से याद रखना आपने। ठीक, नेक्स्ट इज, यहाँ देखो क्या है, वेर इज CSF प्रोड्यूस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरोइड प्लेक्सस हमने डिस्कस किया हुआ है वेंट्रिकल्स वाले में। यस, ठीक, नर्वस सिस्टम में एक और क्वेश्चन जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स के बारे में भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, कि देखो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। ठीक है, उसमें अबाउट नियर बाय 200 क्वेश्चंस है। ठीक है, जो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, आप देख लेना। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, आप देख लेना एक बार शॉर्ट्स इसके रिलेटेड। ठीक, इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं लॉन्ग ऐसे टाइप में। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आप एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड किया हुआ है कि क्या आता है एक्सियल स्केलेटन में और क्या आता है पेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, नीट एंड टाइडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन आप समझाएंगे उसमें। ठीक है, कि बोन की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, क्लासिफाई बोन्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें आपने बोन्स के ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दोनों बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग। ठीक है, इसमें आप फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बोन हीलिंग का सारा प्रोसेस बताएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्कल विद अ नीट लेबल डायग्राम। ठीक है, इसमें आप स्कल में सारा बताएंगे, क्रेनियल बोन्स कौन सी हैं, फेशियल बोन्स कौन सी हैं, सूचर्स कौन से हैं, फॉन्टेनेल्स कौन से हैं। ठीक है, सारे आप इसमें डिस्कस करेंगे और साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। इसके बारे में हमने एंडोक्राइन वाली वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, PTH, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी इन मेंटेनिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, इन सभी के बारे में इसमें आप लिख के आएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। एंडोक्राइन वाली वीडियो में जाइए। ठीक है, उसमें कैल्सिटोनिन सारा कुछ मतलब बताया हुआ है, आप एक बार जाके वहां पे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसमें आप एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और साथ के साथ डिफरेंट कर्वेचर्स जो है वर्टिब्रल कॉलम के, ठीक है, आप उनके बारे में लिख के आ सकते हैं और साथ के साथ फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स कौन से पूछे जा सकते हैं, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज, हिमेटोपोइसिस। ठीक है, इनके बारे में क्या है आपने डिटेल में लिख देना है 3 to 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हैवर्सन सिस्टम, यानी ऑस्टियन के बारे में लिखना है आपने। ठीक है, ये होता क्या है, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, किसकी, कंपैक्ट बोन की। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं आप, बोन्स ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, सारा उसमें बताया है शॉर्ट्स में, आप देख लेना, आंसर उसी में है। ठीक, राइट अ नोट ऑन एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसको भी शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है, किस किस के बारे में लिख सकते हैं, स्क्रीन पे है और एक बार जाके शॉर्ट्स देख लेना। ठीक,
नेक्स्ट इज क्लासिफाई जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन, इनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ बताना इसको। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन पेल्विक गर्डल, ठीक है, इसमें आप उसकी बोन्स के बारे में लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस के बारे में लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इस चैप्टर में से ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, आप उसकी डेफिनेशन, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशंस भी लिख के आएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ fontanelles इन इन्फेंट्स, ठीक। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन द बोन्स ऑफ हैंड एंड फुट, ठीक। नेक्स्ट, इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, और इसके मैंने 200 एमसीक्यूज शॉर्ट्स में अपलोड किए हुए हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के अलग और स्केलेटल के अलग, ठीक। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं, ठीक। देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, इसमें आप लिख सकते हैं स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक के बारे में, इसको हमने डिस्कस किया है टिश्यूज वाली वीडियो में, ठीक है, आप एक बार वहां भी जाके देख लेना। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, इसको अच्छे से डायग्राम के साथ जो है एक्सप्लेन करेंगे, और स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है कि आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड की हुई है, देख लेना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्टिन, मायोसिन, एटीपी एंड कैल्शियम आयन आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, यानी एनएमजे करके भी क्वेश्चन आ सकता है सिंपली आपको, कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनएमजे, तो आपको बताना चाहिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बोलते हैं एनएमजे, ठीक है। इसमें आप प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे सारा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के बारे में, कि कैसे नर्व इंपल्स जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करवाती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ठीक है, आपने टेबल फॉर्म में जो है, ठीक है, समझाना है, जैसे हमने टिश्यू वाली वीडियो में पढ़ा है, और साथ के साथ जो डायग्राम है आप वो ड्रॉ करेंगे, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल टोन एंड टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आइसोटोनिक वर्सेस आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्मूथ मसल। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स में देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सार्कोमियर, ठीक है, सार्कोमियर क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, जिसमें आप टाइप 1 टाइप 2 के मसल फाइबर्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ एटीपी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट अ नोट ऑन मसल फैटिग। नेक्स्ट, explain the difference between isotonic and isometric contractions with examples, clear। next question क्या पूछा जा सकता है, write a note on structure and functions of diaphragm, ठीक। और explain the names and actions of major muscles of body, very very important, ठीक है, जैसे biceps, triceps, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, इनके बारे में आपने पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ने की गलती नहीं करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिगर मोर्टिस, ठीक है, इसके बारे में नर्सिंग फाउंडेशन एग्जाम में भी आता है, ठीक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मोटर यूनिट, उसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, सारा लिख के आएंगे आप, ठीक। नेक्स्ट 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना, सारे पढ़ के जाना, क्लियर।
मसल्स के बारे में ज़रूर पढ़ना है, ठीक? नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी रिलेटेड टू स्किन, हेयर, नेल्स, ठीक है? सारा हमने अपने इस वीडियो में पढ़ा है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वाली में, इसमें सारे नोट्स मिल जाएँगे आपको, ठीक है? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो लॉन्गेस्ट से टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, ठीक है? इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप? एक अच्छा सा डायग्राम बनाएँगे स्किन का, ठीक है? उसमें एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू सब आप अच्छे से लेबल करेंगे, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसकी कितनी सारी लेयर्स हैं एपिडर्मिस की, ठीक है? आप सभी के बारे में बताएंगे और प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन वो भी समझाया गया है, ठीक है? उसके बारे में भी लिख के आएंगे, ठीक है? और इसमें आप सारा अच्छे से ड्रॉ करके आएंगे, ठीक है? एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डर्मिस, ठीक है? दोनों के डायग्राम्स आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वाली वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है? और इनकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, ठीक है? इसमें क्या क्या एड ऑन करना है स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप एक बारी इंटेग्यूमेंट्री वाली वीडियो में जाके भी देख लेना, सारे नोट्स आपको उसी में मिल जाएंगे, ठीक? ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन अपेंडेजेस, ठीक है? अपेंडेजेस क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर उसमें से ही बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनका ओरिजिन उसी पर्टिकुलर जगह में से होता है, ठीक है? जैसे हमारे हैंड्स है, इसमें से फिंगर्स हैं, तो जो फिंगर्स हैं वो हमारे हैंड की क्या है? अपेंडेजेस है। उसी तरीके से देखो स्किन के अपेंडेजेस कौन सी है? हेयर, नेल, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड, ये सारे स्किन से ही ओरिजिनेट होते हैं या फिर स्किन के साथ ही अटैच्ड हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्किन अपेंडेजेस करके, ठीक है? आपको नेल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, हेयर के बारे में भी, सेबेशियस ग्लैंड के बारे में, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वीडियो में बताया गया है सारा, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसमें से सारा लिख के आना है, क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेल, ठीक है? डायग्राम के साथ आप ड्रॉ करेंगे इसको। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है? फंक्शंस ऑफ स्किन, ठीक है? जितना भी स्क्रीन पे फंक्शन दिया हुआ है सारा, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है? 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो भी बताना है, 3 to 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो भी आपने लिख के आना है, ठीक है? ये सारे जो स्क्रीन पे दिए गए हैं इसके फंक्शंस है, ठीक है? और वीडियो में भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया, आप देख लेना। नेक्स्ट एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है? डीपेस्ट टू सुपरफिशियल की तरफ से या फिर सुपरफिशियल टू डीपेस्ट लेयर कौन सी पूछी गई है आप ध्यान से देखेंगे, यानी इनवर्ट टू आउटवर्ड्स या आउटवर्ड्स टू इनवर्ट्स, कैसे भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ के तो टिक मार्क करेंगे, क्लियर? उसी तरीके से इसमें भी ढंग से लिख के आएंगे, ठीक है? आपको सारा समझाया हुआ है वीडियो में। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ हेयर, इसमें सारा आ जाएगा, हेयर फॉलिकल, हेयर शाफ्ट, इरेक्टर पिलाई मसल, सारा, ठीक है? उन सभी के बारे में आप लिख के आएंगे। Next is write a short note on structure and functions of sebaceous glands, ठीक? Next देखो write a note on the structure and functions of sweat glands, ठीक है? स्वेट ग्लैंड्स को और क्या कहा जा सकता है? सुडोरीफेरस, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुडोरीफेरस ग्लैंड्स के बारे में लिखिए या फिर स्वेट ग्लैंड्स के बारे में लिखिए, तो आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है? स्वेट ग्लैंड्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्किन इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ स्किन, थिक स्किन कहाँ है, थिन स्किन कहाँ है, ठीक है? सारा आपको वीडियो में बताया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है? डिफरेंसेस क्या है इनमें और लोकेशंस कहाँ कहाँ है, सब इंक्लूड करना है इसमें, राइट? नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेल, ठीक? राइट अ नोट ऑन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, यानी मेलेनोसाइट्स एंड मेलानिन, सब के बारे में आप लिखेंगे इसमें, ठीक है? नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन नर्व सप्लाई ऑफ द स्किन, ठीक है? इनके बारे में भी जो भी स्क्रीन पे लिखा है सेंसरी रिसेप्टर्स के नाम, इनके बारे में भी हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट एक्सप्लेन द हीलिंग प्रोसेस ऑफ वुंड्स इन स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग, तो दोनों सेम है, आपने पूरा लिख के आना है, ठीक? और डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करना है, क्लियर? 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो दिस वाज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, डायग्राम हर एक में ड्रॉ करना है, पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है। ठीक है, और घबराना बिल्कुल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। ये नहीं है कि एक ही आंसर आता है तो उसको पकड़ के बैठे रहो। ठीक है, अच्छे से करना पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।